अपने दौर के इन कालजयी कल्ट गानों ने न केवल इस फिल्म को तब तक की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दिया, बल्कि सुरीली आवाज को भी हिंदी फिल्म संगीत के उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां बड़े से बड़ा संगीतकार भी अपनी धुन पर बस इसी आवाज की चाहत रखता था। और चंद वर्षों में वो दौर भी आया जब लता मंगेशकर किसी धुन को जिस तरह भी गा दें, खुद संगीतकार भी उसी को परफेक्ट मानकर एक ही टेक में गाना रिकॉर्ड कर लेता था। मुगले आजम के जिस साउंड ट्रैक पर गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद सीना चौड़ा कर सम्मान बटोर रहे थे, उन्हें याद भी न होगा कि चंद साल पहले उन्होंने इसी गायिका से एक गाने को परफेक्ट बनाने के चक्कर में बार बार गवाकर इतने रीटेक लिए थे कि वो थक कर चूर हो गई और बेहोश होकर वहीं स्टूडियो में धराशायी भी। हालांकि उसने इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि संगीतकार का इस बात के लिए सम्मान ही करती रही कि वो कितने परफेक्शनिस्ट। लेकिन दोस्तों, किसी गाने को परफेक्ट बनाने के लिए कोई गायक कितना रिहर्सल कर सकता है? 2 बार, 4 बार, 5 बार? लेकिन यहाँ जो हुआ उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तेरे सदके बलम न करे कोई गम। फिल्मी इतिहास के पन्नों में दर्ज ये किस्सा जितना दिलचस्प है, उतना ही हैरत अंगेज भी। बात 1953 के आसपास की है। निर्माता निर्देशक महबूब खान की फिल्म अमर के लिए संगीतकार नौशाद रिकॉर्डिंग रूम में गायिका के साथ रिहर्सल कर रहे थे। न एसी, न कूलर, न पंखा, और ऊपर से एक छोटा सा एयर टाइट रिकॉर्डिंग रूम जिसमें बाहर की आवाज अंदर नहीं आ सकती थी और ना ही अंदर की बाहर। 24 साल की लता मंगेशकर इस दिग्गज संगीतकार के सामने एक गीत को बार बार गाकर पसीने से तर हो रही थी। चेहरे पर तनाव और गाना जल्द से जल्द पूरा करने की बेचैनी भी। आगे जो हुआ उससे पहले ये भी जान लें कि महबूब खान ने अपनी पिछली आधा दर्जन फिल्मों में नौशाद से ही संगीत तैयार कराया था। हालांकि उन दिनों बतौर गायिका शमशाद बेगम के जलवे थे, लेकिन वो नौशाद ही थे जिन्होंने फिल्म अंदाज में लता मंगेशकर से गवाया था, लेकिन शमशाद बेगम के स्वर साए में ही। यानी लता मंगेशकर पर शमशाद बेगम के अंदाज में ही गाने का दबाव था, और ये उनके उन दिनों के गानों में भी झलकता है। और इससे पहली बड़ी पहचान उन्हें उन्हीं दिनों मिली जब नौशाद के मेंटर कहे जाने वाले संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने 1949 में आई फिल्म महल में लता मंगेशकर से ये गाना गवाकर धूम मचा दी। और इस गाने के बाद तो लता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अब भी वो शमशाद बेगम, गीता दत्त और सुरैया जैसी सीनियर गायिकाओं के बड़े साए में ही आगे बढ़ रही थी। हालांकि साल 1953-54 तक लता का कैनवास बढ़ने लगा था और म्यूजिक ट्रैक में उनके गानों की हिस्सेदारी भी। नौशाद तब तक उन्हें कई फिल्मों में गवा चुके, और जब वो 1954 में आई दिलीप कुमार स्टारर फिल्म अमर के लिए मधुबाला पर फिल्माए जाने वाले गाने को लता मंगेशकर के स्वर में रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उन पर परफेक्शन का वही जुनून हावी था जिसमें गायक गायिकाओं को हाँकते आए थे। लता इस गाने को रिकॉर्ड करते समय करीब आधा दर्जन बार गा चुकी थी, लेकिन नौशाद उन्हें बीच में ही रोक देते और कहते कि ऐ को थोड़ा खींचकर तान कर गाओ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम। जब ऐसा करती तो पता चलता कि खिंचाव कुछ ज्यादा हो गया। जैसे तैसे 10 बार गाने के बाद भी गाना अधूरा ही कट जाता और नौशाद साहब मुतमईन न हुए। उनके मुंह से निकलता एक बार और फिर से। दोस्तों, जैसा कि खबरों और किताबों में लिखा है कि नौशाद साहब ने इस गाने के 8-10 नहीं बल्कि पूरे 17 रीटेक लिए, और 17वीं बार गाते गाते लता मंगेशकर थक कर इतना चूर, हताश और परेशान हो गईं कि उन्हें चक्कर आने लगे और वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। गाता चला चल, हंसता चला।
थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुई तो नौशाद ने उन्हें फिर से गाने को तैयार किया और शायद लता भी ठान चुकी थी कि अब तो उसे पूरा किए बगैर घर नहीं जाऊंगी। लेकिन इस बार ये गाना बिना किसी रोक टोक के रिकॉर्ड हुआ और जब नौशाद ने ओके किया तो थकी हारी अपने घर गई। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, या कह लें कि रस्सियों की बार बार की रगड़ से पत्थरों पर निशान हो जाते हैं, कुछ वैसी ही भगीरथ तपस्या और अभ्यास ने लता मंगेशकर को इतना परिपक्व बना दिया कि नौशाद से लेकर शंकर जयकिशन, मदन मोहन, सलील चौधरी, एस.टी. बर्मन सरीखे उस दौर के सभी मशहूर संगीतकारों की वो चहेती गायिका बन गई। नौशाद ने फिल्म अमर के 10 में से 7 एकल गाने तो लता मंगेशकर से ही गवाए थे और ये गाना सबसे हिट हुआ। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, जिसकी कुछ और वजह। दिलीप कुमार शायद अपने करियर में पहली बार नेगेटिव रोल में आए थे। कहानी भी ऐसी कि बला की खूबसूरत मधुबाला पर निम्मी ज्यादा फोकस ले गई। खैर, फिल्म तो औसत से बेहतर ही रही और इसका साउंड ट्रैक भी हिट हुआ। लेकिन नौशाद और लता मंगेशकर की जोड़ी आगे वो बुलंदी हासिल करने वाली थी जो मील का पत्थर बन गई। नौशाद ने 1957 में आई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में शमशाद बेगम के मुकाबले लता मंगेशकर से ज्यादा गाने गवाए। लेकिन तब तक लता मंगेशकर शंकर जयकिशन, एस.टी. बर्मन और कई बड़े संगीतकारों को कई हिट गाने दे चुकी थी और अब उनका किसी गायिका से मुकाबला नहीं रह गया था। लेकिन लंबे समय से बनती आ रही और नौशाद के ही संगीत में तराशी जा रही के आसिफ की कल्ट क्लासिक फिल्म मुगले आजम के रिलीज होने तक आलम यह था कि इस एक कव्वाली में लता मंगेशकर और शमशाद बेगम ने साथ गाया था। लेकिन अब लता प्राइमरी और शमशाद बेगम सेकेंडरी गायिका लग रही थी और इस एक गाने ने तो फिल्मी दर्शकों और श्रोताओं पर जो जादू किया वो भुलाने में पीढ़ियां गुजर गईं। आगे लता मंगेशकर ने शोहरत की जो बुलंदियां हासिल की, उसके रास्ते में कई बड़े बड़े संगीतकारों संग कई बड़े गाने आए और एक एक का जिक्र करें तो घंटों निकल जाएंगे दोस्त। लेकिन फिर भी इतना तो कहना बनता है कि लता से गवाने वाला कोई संगीतकार नहीं जिसकी झोली में एक यादगार गीत न गिरा हो।